पटना में मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने राजभवन मार्च किया है। सेशन में देरी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। मगध यूनिवर्सिटी दर्जनों कॉलेज इससे मान्यता प्राप्त है। यहाँ के छात्र कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ धरने पर हैं। लेकिन क्या मजा है कि सरकार का कोई व्यक्ति या यूनिवर्सिटी प्रशासन इनसे बात तक करे। A random check on some Bihar teacher finds they can barely spell Shakespeare, leave apart understand maths theorems. And in Bihar, the class 10 exams were being conducted by the Bihar board across the state have turned into a massive family affair. सर सुनिए ना, सर सुना जाता है। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। वो ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती। जब पूरे विश्व में लोग एजुकेशन का नाम भी नहीं जानते थे, तब उस समय बिहार में नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज चलती थी। अर्थशास्त्र जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाले चाणक्य का जन्म यही हुआ था। पर आज वही बिहार में टीचर्स के पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी है, जहां स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन तो ले लेते हैं, पर वहां से पास नहीं कर पाते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लेती ही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में उन सब कारणों को समझेंगे जिसके कारण बिहार के शिक्षा का ये हाल हुआ है, और साथ ही उन सभी नेताओं और यूनिवर्सिटीज का भी नकाब हटाएंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब किए जाने से हमें और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के एजुकेशन का गिरावट कहां से शुरू हुआ, इसको समझने के लिए हमें 1920s के दशक में चलना होगा। वर्ष 1920 वो समय था जब समाजवाद को लेकर कई नेता उभरे थे। उसमें से एक प्रमुख नाम था राम मनोहर लोहिया जी का। उस समय समाजवाद की बात करने वाली पार्टियों को वोट देने वाले ज्यादातर लोग ओबीसी और SC/ST समाज के थे। राम मनोहर लोहिया की समाजवाद के विचारों को बढ़ाने वाले कई लोग थे, जिसमें बिहार में एक प्रमुख नाम था कर्पूरी ठाकुर जी का। कर्पूरी ठाकुर जी एक बहुत सामान्य परिवार में जन्मे थे और वो पेशे से अध्यापक थे। उन्होंने ही नॉर्थर्न स्टेट्स में पहली बार बिहार में 10वीं तक फ्री एजुकेशन की सिस्टम लाई थी। साथ ही मंडल कमीशन से बहुत पहले बिहार के गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसी रिजर्वेशंस को लागू किया था। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के राजनीतिक मेंटर कर्पूरी ठाकुर जी ही थे। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने ही पहली बार मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी को कंपलसरी सब्जेक्ट से हटा दिया था। कर्पूरी ठाकुर जी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजी कंपलसरी होने के कारण गांव के कई बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते थे, जिसके कारण वैसे बच्चे जो अंग्रेजी छोड़कर और विषय में तेज थे, उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती थी। उच्च शिक्षा नहीं मिलने के कारण उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पाती थी। इन सब कारणों के कारण कर्पूरी ठाकुर जी ने अंग्रेजी को कंपलसरी सब्जेक्ट से हटा दिया था। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि गांव के लोग अंग्रेजी सीखने से दूर हो गए और उन्हें आगे की परीक्षा जिनमें अंग्रेजी शब्द का उपयोग ज्यादा था, उनमें दिक्कत आने लगी। वैसे आपको बता दें कि अंग्रेजी मात्र एक भाषा है, पर इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा हर दूसरे क्षेत्र में अंग्रेजी शब्द को महत्व देना उन गाँव वालों को पीछे कर दिया, जो कर्पूरी ठाकुर जी के फैसले के कारण अंग्रेजी भाषा को सीखने से दूर हो गए थे। इस फैसले के कारण दूसरा ये नतीजा भी हुआ कि मैट्रिक के परीक्षा में अंग्रेजी में फेल बच्चा बड़ी आसानी से कॉलेज में अब एडमिशन ले सकता था। इस रूल का नाम दिया गया PWE, पास विदाउट इंग्लिश, और मजाक में लोग इसे कर्पूरी डिवीजन भी कहने लगे। तो PWE के लागू होने से बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसे बर्बाद हुआ, आइए इसे जानते हैं। PWE लागू होने से पहले जहां 100 बच्चे पास होते थे, अब 250 से 300 बच्चे पास होने लगे। अचानक से कॉलेज में एडमिशन के लिए भारी भीड़ आने लगी, क्योंकि कॉलेजेस में सीट लिमिटेड थी। सीट था 5 और लोग थे 50। इसका हाल ये हुआ कि विद्यार्थी ज्यादा हो गए और कॉलेज कम पड़ गया। जिसका जितना बड़ा पैरवी, उसका उतना जल्दी एडमिशन होने लगा। कॉलेज कम पड़ने के कारण कई नेता, ब्यूरोक्रेट्स, दबंग, गुंडे कॉलेजेस खोलने में लग गए। सभी को ये पैसा कमाने का एक बड़ा और आसान
आसान तरीका लगा। इस मौका का फायदा उठाने के लिए कुछ मंत्री भी अपने जाति वाले लोगों को पैरवी के दम पर बिहार में सैकड़ों कॉलेजेस खुलवाने लगे। कॉलेजेस खुलवाने के बाद जाति और पैसे के नाम पर इन कॉलेजेस में इनएलिजिबल प्रोफेसर्स की बहाली होने लग गई। इसका हाल ये हुआ कि ना ही विद्यार्थी को पढ़ने में रुचि हुई और ना ही शिक्षक को पढ़ाने में। कॉलेजेस को अपने यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन को बचाने के लिए बढ़िया रिजल्ट दिखाना पड़ता था और इसके लिए एक रास्ता चुना जो था चोरी का। ये बिहार के स्टूडेंट्स पे ऐसा दाग लगा कि आज भी बिहार के स्टूडेंट्स यूपीएससी और आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम्स को खुद अपने मेहनत के दम पर पास करने के बाद भी उस चोरी के दाग को नहीं मिटा पाते। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। देखिए, कर्पूरी जी के वोटर्स ज्यादातर ओबीसी और एससी एसटी समाज के थे और वो जानते थे कि ऐसा करने पे उनको इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है और हुआ भी वैसा ही। फीस और अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने के कारण 1967 में जहां वो डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद संभाले हुए थे, तो वहीं अगले इलेक्शन में उन्हें इस फैसले के कारण बिहार का सीएम बनाया गया। हालांकि सरकार चाहती तो कमजोर बच्चों की अंग्रेजी मजबूत करने के लिए कोई और भी कदम उठा सकती थी, जैसे सारे स्कूल्स में अलग से अंग्रेजी के टीचर्स को रखना या वैसे स्टूडेंट्स जिनका अंग्रेजी कमजोर है उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस जैसे इनिशिएटिव को लेकर आ सकती थी, पर ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। कर्पूरी जी सत्ता के लालच में इस डिसीजन के दुर्गमी परिणाम के बारे में नहीं सोचे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि अंग्रेजी में फेल बच्चों को पास कराने का परिणाम ये हुआ कि बिहार के बच्चे जो पहले आसानी से अंग्रेजी बोल और लिख पढ़ लेते थे, अब उनकी ये स्थिति हो गई कि इंग्लिश कमजोर होने के कारण आई हुई नौकरी भी हाथ से निकल जाती थी। इन चीजों को ठीक करने का प्रयास भी कभी नहीं किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य लालू यादव जी के कुछ सालों बाद सरकार आई। इनके राज्य में बिहार के एजुकेशन को लेकर क्या हुआ, आइए इसे जानते हैं। 1990 से 1997 के बीच लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाला में नाम आने के बाद लालू जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अगले सीएम के रूप में आगे किया। वैसे जब लालू जी ने बिहार में सत्ता संभाला तो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कम काम किए। इनके राज्य में पूरे शिक्षा क्षेत्र को ही उपेक्षा की गई और युवा छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित भी नहीं किया गया। सरकारी स्कूल्स में योग्य शिक्षकों के भर्ती के लिए भी बहुत कम काम किए गए। इनके राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, डकैती और अपहरण जैसे अपराधों पर ज्यादा काम किया गया और इसलिए लालू राबड़ी राज को जंगल राज भी कहा जाता है। वैसे लालू जी ने गांव में रह रहे चरवाहों यानी जो गाय और बकरी को चराते हैं उनके लिए स्पेसिफिक चरवाहा विद्यालय को खुलवाया, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा और लालू जी के सत्ता जाते ही ये कॉलेजेस भी बंद हो गए। लालू जी के बाद सत्ता आई नीतीश जी के हाथ में। सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। शिक्षा नीतीश के हाथ में गई और स्वास्थ्य बीजेपी के हाथ में, और पूरा बिहार जानता है दोनों विभाग का क्या हाल है। अभी वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों आरजेडी के हाथ में है। बिहार में किसी की भी सरकार हो, यहाँ पेपर लीक होना आम बात है। नीतीश जी ने सत्ता में आने के कुछ समय बाद लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स टीचर्स के बहाली के लिए अनाउंस किया था और इस बहाली के अंतर्गत कोई भी जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकता था। इसके कारण अनपढ़ लोग भी फेक डिग्री या दूसरे का डिग्री लेकर अप्लाई कर दिए। जो उस समय पंचायत के मुखिया थे उन्होंने तो अपने खानदान के सारे लोगों को इसमें भर दिया। इसका हाल ये हुआ कि अधिकतर टीचर्स को तो पढ़ाना छोड़िए, उन्हें अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी नहीं पता होता है, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। बच्चे भी स्कूल मिड डे मील खा के आ जाते हैं। नीतीश जी के राज में शिक्षक पढ़ाना छोड़कर सब काम कर सकते हैं, चाहे वो चुनाव में लगना हो, जनगणना करना हो, शौचालय गिनना हो, ये लोग सब काम करते हैं सिर्फ पढ़ाना छोड़कर। आज जब आप बिहार के प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के हालात देखते हैं तो उनके एजुकेशन में बड़ा गैप दिखता है और इस गैप का सबसे बड़ा कारण है वैसे टीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे बिना किसी क्वालिफिकेशन के बहाल हुए थे। स्टूडेंट्स टीचर रेशियो सरकारी स्कूल्स में बहुत खराब है। क्लासरूम की कमी है। जो गांव के सरकारी स्कूल से बच्चे आईएएस और आईपीएस बनते थे वो स्कूल के अधिकतर बच्चे अब नशे में लिप्त मिलेंगे। तो ये थे बिहार के स्कूल्स के हाल। आइए अब जानते हैं बिहार के कुछ जेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज को।
बिहार में यूनिवर्सिटीज का हाल स्कूल से भी ज्यादा बदतर है। एक लड़की जिसका इजरो के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, वैसा एग्जाम जिसमें मात्र 10 से 20 लोग ऑल इंडिया में सेलेक्ट होते हैं, उसे यूनिवर्सिटीज द्वारा समय पर सर्टिफिकेट ना मिलने के वजह से उस लड़की को महीनों भटकना पड़ता है, या तो फिर उसे वो जॉब को छोड़ना भी पड़ता है। और ये एक नहीं, ऐसे हजारों बच्चे के केसेस हैं जिनका ये हाल है। पर बिहार के यूनिवर्सिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटीज तो डिग्री कंप्लीट होने के सर्टिफिकेट को देने के लिए घोटाला करती है। जैसे मगध यूनिवर्सिटीज के वीसी पे 20 से 30 करोड़ के गबन का जांच चल रहा है। मगध यूनिवर्सिटी में 2018 में एडमिशन लिए हुए बच्चों को अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। एक 3 साल की डिग्री लेने में 5 से 6 साल का समय लग रहा है। अब आप सोचिए कि इन लोगों की लापरवाही के कारण लाखों बच्चों का कितना समय नष्ट हो रहा है। क्या जो लोग 10 लाख और 20 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं, इनके बर्बाद हुए 2 से 3 वर्ष लौटा पाएंगे? क्या उन बच्चों को कभी जॉब मिल पाएगा? बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है। बिहार में गरीब और मिडिल क्लास लोगों की संख्या बहुत है और बिहार में रह रहे माँ बाप चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी जितना जल्दी करवा दे, और वहीं पढ़ी लिखी बहनें ये चाहती हैं कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जितना जल्दी जॉब ले ले ताकि वो कुछ दिन के बाद शादी कर सके। पर यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट डिले के कारण कई बच्चियों को घर से शादी का बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। और ये सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी का ही हाल नहीं है, बिहार में ऐसे दर्जनों यूनिवर्सिटी है जिनका यही हाल है। यूनिवर्सिटीज के वीसी पे करोड़ों के भ्रष्टाचार का केस और सेशन लेट का केस है। क्या बिहार के छात्रों को सरकार न्याय देगी? क्या वीसी जेल जाएंगे, या फिर बीपीएससी और बीएसएससी का घोटाला कुछ दिनों में दब गया वैसे ही ये मामला भी दब जाएगा? आज दूसरे राज्य हमसे हर चीज में आगे हैं, तो वही बिहार में अभी बेसिक चीजें पूरी करने की बातें हो रही हैं। आज बिहार के स्टूडेंट्स हो या आम लोग, उनकी मेहनती होने के चर्चे पूरे दुनिया में है। पर जरूरत है सरकार और पब्लिक दोनों को एक नए एटीट्यूड और सोच की, वैसा सोच जो कि जातिवाद और वोट बैंक से घिरा ना हो। एक नए इंडिया के जैसे एक नया बिहार के लिए काम करना जरूरी है। ये बिहार की ही धरती थी जहां से पूरा अखंड भारत बना था, और फिर यही बिहार की धरती से अखंड भारत बने। इस आशा के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।